नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर। चीन से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द होंगी, ये बात पीएल पुनिया ने कही। एमपी में दिग्गजों के कंधों पर उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में कोरोना के 121 नए मरीज मिले। सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर। इधर भारतीय सरकार के साथ साथ भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है। गलवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सेना को 500 करोड़ तक के हथियार खरीदने के अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा सेना ने नियमों में बदलाव करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर असाधारण परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। बॉर्डर पर चीनी सेना के पीछे से पलटवार की जो जितनी भी कोशिशें हैं वो पहले भी कई बार नाकाम की गई है, लेकिन ये धोखेबाजी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले ही पूरा देश कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हमारी जमीन पर अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो भारतीय सेना तैयार है पूरी तरीके से जवाब देने के लिए। LAC पर भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। असाधारण परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल की भी इजाजत है। बता दें कि एक समझौते के तहत हथियार न चलाने का फरमान पहले ही रहा है। फरमान ना कहें या यूं कहें कि समझौते को मानना दोनों ही सेनाओं की अपनी अपनी गरिमा है। इस बीच ऐसी झड़पें कई बार होती है और ऐसी ही झड़प 1962 के जंग की वजह बनी थी। डोकलाम में भी 2017 में ऐसी ही झड़प देखने को मिली थी, लेकिन ये तस्वीर पुरानी है। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती है, लेकिन सेना को खुली छूट दे दी गई है। LAC पर सेना का हौसला बढ़ाने के लिए 500 करोड़ का फंड रखा है हथियार खरीदने के लिए। मतलब सीधा संदेश कि भारतीय सेना किसी भी मोर्चे में पीछे नहीं है, चाहे वो जवानों का आत्मबल हो, उनका शौर्य हो या हमारी सैन्य शक्ति और संसाधन। जगन्नाथ यात्रा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि पहले दिए गए फैसले पर रोक की मांग की गई है। पूरी जगन्नाथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और ये टिप्पणी भी की थी कि कोरोना महामारी का संकट है। अगर हमने रथ यात्रा को मंजूरी दे दी तो भगवान जगन्नाथ माफ नहीं करेंगे। चूंकि लाखों की संख्या में पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान रथ खींचने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत बड़ी संख्या देखी जाती है। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। ये पहली बार तकरीबन कई सालों बाद, कई दशकों बाद ऐसा मौका फिलहाल नजर आ रहा है कि पुरी में रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जगन्नाथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए फैसले पर कुछ लोगों को आपत्ति थी जो पुरी के ही रहने वाले हैं। उनकी आस्था को आधार बनाकर उन्होंने याचिका लगाई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज मैराथन बैठक होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और शाम 4 बजे बिजली उपभोक्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शाम 4:30 बजे कोरोना को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक है। शाम 6 बजे स्कूल कक्षाओं के संचालन को लेकर बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। सीएम का ये पूरा शेड्यूल आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी दोपहर 3 बजे मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, शाम 4 बजे बिजली उपभोक्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इसके साथ ही शाम 4:30 बजे कोरोना को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक भी है। इधर वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान से यात्रियों की वतन वापसी हुई है। वंदे भारत मिशन के तहत 125 यात्री घर लौटे हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर 125 यात्री पहुंचे। निजी होटल में सभी को क्वारंटाइन किया गया है। 12 दिन तक ये सभी यात्री क्वारंटाइन रहेंगे। ये देर रात की तस्वीरें हैं जब वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान से वतन वापसी हुई है भारतीयों की।
125 यात्री लौटे हैं जो इंदौर एयरपोर्ट में पहुंचे, जिन्हें एक निजी होटल में क्वारंटाइन किया गया है। अब इन्हें 12 दिनों तक वहां क्वारंटाइन रहना होगा, जिसके बाद ही जरूरी जांच के बाद अगर कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते या कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया जाता है तो उन्हें उनके घर जाने की इजाजत दी जाएगी। वंदे भारत मिशन के तहत लगातार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस देश में लाने की कवायद सरकार कर रही है। इसी के तहत 125 यात्री इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। भिंड से बड़ी खबर, पेट्रोल पंप संचालक से 1.5 लाख रुपए की लूट की खबर है। घर के बाहर ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप से घर वापस लौटते वक्त लूटपाट की घटना हुई। पीड़ित की दोपहिया और नकदी लूट कर बदमाश फरार हो गए हैं। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पीड़ित की दोपहिया वाहन बरामद की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बतासी वाली गली की वारदात है। पेट्रोल पंप के संचालक से लूट की खबर, बदमाशों ने घर के बाहर ही वारदात को अंजाम दिया है। दिलीप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, क्या कुछ पता चल पाया कि किसने लूट की और कितना नुकसान हुआ है? देखिए, घटना रात को लगभग 10:30 बजे की है। ये चक्रेश जैन है, इनका जो पेट्रोल पंप है सुभाष है जो बड़ी रोड पर स्थित है, और ये 1.5 लाख रुपए अपनी स्कूटी में लेकर अपने घर जा रहे थे। तो ये बतासे बाजार के पास इनके घर के सामने ही कुछ 4 जो हथियारबंद बदमाश थे, नकाबपोश, उन्होंने उनका कट्टा लगाया और इस बार वारदात को अंजाम दिया। शुक्रिया आपका दिलीप जानकारी के लिए। पेट्रोल पंप संचालक से 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है, जिसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची और अब बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अब कुछ खबरें देख लेते हैं सरप्राइज में। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 90 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,69,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 48 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 23,56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 9,79,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 26,000 नए मामले सामने आए। देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 15,158 नए मरीज जुड़े हैं। देश में कोरोना ने 4,26,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे 13,703 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश की रिकवरी रेट में सुधार 53% है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 11,916 पहुंच गए हैं। एमपी में 516 मरीजों की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 8,992 मरीज ठीक हुए और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या 2,408 है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,255 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 823 हो गई है। वहीं अब तक 1,421 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। चीन से निपटने के लिए सेना के जवानों को खुली छूट दे दी गई है। भारतीय सेना को एलएसी पर असाधारण परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। बता दें कि चीन विवाद के बाद भारत एक्शन मोड में है और लगातार रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सभी सेना प्रमुख घटना पर नजर बनाए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल करने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने 5 लाख मजदूरों को फौरन रोजगार देने की जरूरत बताई है। वहीं इस अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करने पर निराशा की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने पर थाने में शिकायत की। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसी को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द होने वाली हैं। इसके लिए निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों के लिए क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। मंथन के बाद पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा, नियुक्तियां बहुत जल्द होंगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल करने का अनुरोध किया। सीएम ने पत्र में लिखा है कि अभियान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल करने से राज्य के सभी प्रवासी मजदूरों के जीविकोपार्जन के लिए उनकी रुचि और कौशल के अनुरूप रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। सीएम ने कहा कि योजना में सम्मिलित मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया गया, जबकि सम्मिलित इन राज्यों की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में काफी समानता है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। राज्य के बस्तर, सरगुजा संभाग समेत अन्य संभागों में आदिवासी वर्ग की बहुलता है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को सम्मिलित नहीं किए जाने से यहाँ के गरीबों, कृषि मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और सीमांत किसानों में निराशा का भाव है। छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और उससे सटे मांड नदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ ही प्रस्तावित हाथी रिजर्व की सीमा में आने वाले इलाके के कोल ब्लॉक को आगामी नीलामी में शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में आने वाले कोल ब्लॉक को नीलामी से अलग किया जाना वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से उचित होगा। मंत्री अकबर ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य एवं उत्तरी क्षेत्र घने वनों से आच्छादित है और इस पूरे क्षेत्र में कोयले का भंडार है। इस क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय, राज्य एवं निजी संस्थानों को आवंटित क्षेत्रों में खनन किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में राज्य की 2 महत्वपूर्ण नदियां हसदेव और मांड के जलग्रहण क्षेत्र में भी कोल ब्लॉकों की नीलामी प्रस्तावित है। हाल ही में हसदेव नदी से लगे 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेमरू हाथी रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी अधिसूचना प्रकाशन की कार्रवाई प्रगति पर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि निगम मंडलों में विधायकों की जगह वरिष्ठ नेताओं को प्राथमिकताएं दी जाएंगी। जिन नेताओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिले, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए मापदंड तैयार किए गए हैं। सभी नेताओं की मंशा को जानने के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को दायित्व सौंपा गया है। सूचनाओं को एकत्रित कर मरकाम आलाकमान को जानकारी देंगे। इसके बाद ही नियुक्तियां होंगी। पुनिया ने मंत्रिमंडल में संभावित किसी भी फेरबदल से इनकार किया। बता दें कि पुनिया ने नियुक्तियों के संबंध में रविवार को बैठक की थी। वहीं सीएम हाउस में हुई मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि नियुक्ति पर मुहर मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ लगाएंगे। उसमें कितने पद हैं, कितने पद अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से कुछ ऐसे कैटेगरी के नेता, कार्यकर्ता जो चेयरमैन के लिए उसके वरिष्ठता रखते हैं, और जो कुछ ऐसे जिनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत लोग रहते हैं कि जो इसके दायरे में आ सकते हैं, जगह बहुत कम रहती है, तो पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएम फाइनल करेंगे। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दिग्गजों की तैनाती कर दी है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे नेताओं को उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने 2 से 3 विधायकों का पैनल बनाकर विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी। दरअसल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी फूल सिंह बरैया की हार के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत की तैयारी को लेकर बैठक की थी। बैठक में सभी पूर्व मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों और विधायकों को उपचुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाने का फैसला किया था। अब पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्रों में सियासी गणित बैठाकर प्रत्याशियों की तलाश करेंगे। उन सबके हिसाब से जवाबदारियां सौंपी गई हैं और उन जवाबदारियों को नीचे तक ले जाने का हम लोग काम करेंगे, ताकि आम जनता की आवाज ऊपर तक आए और हम उसका क्रियान्वयन करा सकें, लोगों को संगठन मजबूत कर सकें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा है। सिंधिया समर्थकों को कांग्रेस की ओर से जयचंद कहने पर नरोत्तम ने पलटवार कर इसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे बताया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ मैनेजमेंट गुरु कहलाते थे, लेकिन उनका मैनेजमेंट फेल हो गया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार चला नहीं पाए क्योंकि उनके घर में ही फूट हो गई। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। अब आपको खबर बताते हैं स्वास्थ्य मंत्री के पीए के नाम से फोन कर फर्जीवाड़ा करने की। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का पीए बनकर एक शख्स सरगुजा के कुछ व्यक्तियों को फोन कर लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद करने के लिए पैसे की मांग कर रहा था। रायपुर पुलिस को इस मामले में शिकायत मिली थी, जिसके कुछ देर बाद ही
पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया। मुंबई पुलिस के सहयोग से आरोपी बलदेव सिंह सहगल को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को लेने के लिए पुलिस की टीम रवाना होगी। जानकारी के मुताबिक आरोपी बलदेव मूलतः मोहाली का रहने वाला है। उसने गूगल से स्वास्थ्य मंत्री का डिटेल निकाला और लोगों को फोन करने लगा। 2 लोगों ने तो आरोपी के खाते में 22,000 रुपए डलवा भी दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला कायम कर लिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पीए बनकर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लोगों को लॉकडाउन के दौरान में राहत दिलाने के नाम से पैसों की ठगी की गई थी। उसका टेक्निकल इनसे हमको पता चला कि जो कॉल करने वाला है वो मुंबई में रहने वाला है। तो वहाँ के एसएसपी सर द्वारा वहाँ की लोकल पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया गया और लोकल पुलिस के द्वारा फिर वहाँ पे उसको हिरासत में ले लिया गया है। अभी हमारी टीम जा रही है, उसको अभी अपेक्षा में लेके आएंगे। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 121 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 823 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2255 संक्रमित मरीज मिले। एक दिन में 53 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरबा में 39, रायपुर बलौदाबाजार में 17 नए केस, जशपुर में 16, राजनांदगांव में 14 नए मरीज मिले, गरियाबंद में 4, दुर्ग जांजगीर में 3 नए मरीज मिले, रायगढ़, बेमेतरा और कांकेर में 2 नए पॉजिटिव मिले हैं। सरगुजा और बलरामपुर में 1 नए मरीज सामने आए। और अगर मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो एक दिन में 189 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मुरैना में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। पूर्व विधायक सहित 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल में 47 और इंदौर में 41 नए कोरोना संक्रमित। राजगढ़ और खरगोन में 18 नए पॉजिटिव मिले। जबलपुर में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे में 135 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एमपी में कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस अब 11,926 हो गए हैं। अब तक 8,992 मरीज ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज 2,418। प्रदेश में 516 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार अलग अलग प्रदेशों में बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी एक दिन में 15,158 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में 426 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में अब 4,26,000 मरीज संक्रमित हैं। संक्रमण से कुल 13,703 मरीजों की मौत हुई। देश में अब 1,75,904 एक्टिव मरीज हैं। एक दिन में 9,069 मरीज ठीक हुए। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। राजधानी के नवा रायपुर में प्रोफेशनल स्टंट बाइकर्स और तेज गति से चलने वाले 4 पहिए वाहनों पर यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। लॉकडाउन के बाद भिलाई के एक प्रोफेशनल वाहन चालकों की तरफ से अटल नगर, नया रायपुर में अनावश्यक जमावड़ा किया जा रहा था। इस संबंध में आम नागरिकों से पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी। संभावित सड़क दुर्घटना को रोकने रायपुर एसएसपी के निर्देश के बाद यातायात पुलिस ने अटल नगर, नया रायपुर क्षेत्र में एएसपी यातायात और डीएसपी यातायात रायपुर के नेतृत्व में जैनम एयरपोर्ट टर्निंग और सेरीखेड़ ओवरब्रिज के पास घेराबंदी की। यातायात पुलिस की तरफ से 8 जगहों में टीम लगाकर स्टंट बाइकर्स और 4 पहिया वाले 113 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई की गई है। जुर्माना नहीं देने वालों के वाहन जब्त किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आजकल एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनके निर्देश पर अब रायपुर पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। शहर के लगभग 52 बदमाशों के खिलाफ एनएसए और दूसरी प्रतिबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी लिस्ट जारी की गई है। एनएसए के तहत तेलीबांधा निवासी अज्जू सिंधी के खिलाफ पहला आरोप पंजीबद्ध किया गया है। वहीं रेत माफिया के ऊपर राज्य में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। आरंग एसडीएम विनायक शर्मा के नेतृत्व में अलग अलग रेत घाटों पर कार्रवाई की गई। मौके पर काम कर रही 2 चैन माउंटेन मशीन और 32 हाईवा जब्त किए गए हैं। वहीं 11 हाईवा की चाबियों को ड्राइवर लेकर फरार हो गए। इसी तरह रेत माफिया पर बिलासपुर, धमतरी और महासमुंद में भी कार्रवाई की गई है। इस बीच एक अच्छी खबर, प्रदेश भर में मक्का किसानों को अब अपनी उपज बेचने की चिंता सता रही है। लेकिन दुर्ग जिले के किसानों ने लगभग 30,000 क्विंटल मक्का का उत्पादन किया है। जिले के किसानों ने सहकारी सोसाइटी और मंडियों में मक्का संग्रहित भी किया, लेकिन सरकार मक्का खरीदी बंद करने के कारण किसानों पर संकट गहरा गया है। किसानों ने सरकार से मक्का खरीदने की मांग की है। बता दें कि 2 साल पहले सरकार ने मक्का खरीदी बंद कर दी थी। दुर्ग जिले के 100 से ज्यादा किसान मक्का उत्पादन करते हैं। ऐसे में यदि सरकारी खरीदी नहीं हुई तो उन्हें
प्रोसेसिंग यूनिट और रेडी टू ईट के लिए अन्य राज्यों में अपनी उपज काफी कम दाम पर बेचनी पड़ सकती है। लॉकडाउन के चलते मक्का किसानों की आर्थिक स्थिति तंग हो गई है। औंधी की सोसाइटी में किसानों ने 23,000 क्विंटल मक्का जमा भी किया। वहीं सांसद विजय बघेल ने सरकार से किसानों की चिंता दूर करने की मांग की है। सांसद ने सवाल उठाया है, लेकिन चिंता की बात यही है कि इनके लिए अच्छी खबर अब कब आएगी, क्योंकि सरकार 2 साल पहले मक्का खरीदी बंद कर चुकी है। क्या अब सांसद की मांग के बाद आगे मक्का खरीदी शुरू होगी, ये एक देखने वाली बात है। 16.75 के आसपास थी, इस बार बढ़ा 1760 रुपये हुआ है। और सपोर्ट प्राइस में सरकार खरीदती थी विगत 4-5 साल से। अभी विगत 2 साल से खरीदी बंद हुआ है ये, उसके पहले पूरी खरीदी करती थी सरकार। हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी उन्होंने मांग की थी और उनकी मेहनत को देख के और उत्पादन को देख के सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि मक्का की भी खरीदी सोसाइटी द्वारा की जाएगी समर्थन मूल्य में। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई उसको बंद कर दी गई है। ये किसान विरोधी सरकार है। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ये बात एक बार फिर सच करके दिखाया है। खरगोन के आयुष कुंडल ने ये बात सच करके दिखाई है। जो दिव्यांग हैं, ठीक से न चल पाने, न बैठ पाने और न ही वो बोल पाते हैं, फिर भी अपने पैर से अमिताभ बच्चन की गजब की पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग में आयुष ने फिल्म गुलाबो सिताबो के मिर्जा के रोल को दिखाया है, जिसे खुद अमिताभ बच्चन ने सोशल साइट पर शेयर करते हुए तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि आयुष है दिव्यांग, वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए पैरों से पेंटिंग बनाते हैं। मेरे घर पर उनसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। भगवान उन्हें और उनके टैलेंट को तरक्की दे। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, अब उसने मेरी मिर्जा के रोल में पेंटिंग बनाई है। दरअसल आयुष मुंबई जाकर अमिताभ बच्चन को पेंटिंग भेंट कर चुके हैं। आयुष की इच्छा है कि वो एक बार केबीसी में अमिताभ के सामने हॉट सीट पर बैठे। जन्म से ही दिव्यांग है और इसने ये पैरों से पेंटिंग बनाता है। और अभी हाल ही में इसने गुलाबो सिताबो अमिताभ बच्चन की नई मूवी आ रही है, उसकी मिर्जा जी की पेंटिंग बनाई है इसने। और इसको मतलब अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन है ये। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।